टू माय चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने बीएफएम के मॉड्यूल यूनिट 8 का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हमारा मॉड्यूल बी का एक यूनिट है। इससे पहले के एमसीक्यूज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप उसे ज़रूर जाकर देख लें। उन सभी एमसीक्यूज़ को देखें दोस्तों। और दोस्तों, मैं अपनी मॉक टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ लेसन को शुरुआत करने से पहले। बेसिकली ये एवीएम का मॉक टेस्ट है। आप देख सकते हैं कि मैंने यूनिट वाइज टॉपिक को एक शेड्यूल बना के रखा है। अभी तक हम लोगों ने 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं और अगला मॉक टेस्ट का शेड्यूल आपके सामने है। तो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं, तो उनको एक नॉमिनल फ़ी 300 रुपीज़ का देना होगा और आप आसानी से इस मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। मॉड्यूल वाइज क्विज दिया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट लिया जाएगा और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने पर फुल लेंथ टेस्ट भी दिया जाएगा। चलिए, तो ये रहा हमारा मॉक टेस्ट का डिटेल। और दोस्तों, इसके अलावा एक और डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक और डिटेल है, वो हमारा है सीआईबी मेड सिंपल का जो हमारा प्लान्स है, जो 2022 का प्लान है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। तो आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं हर एक चैप्टर के, एमसीक्यूज़ मिलते हैं, जो भी मैं एमसीक्यूज़ का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ उसका पीडीएफ मिलता है, उसमें केस स्टडी भी रहते हैं और क्विक रिवीजन भी मिलता है दोस्तों। मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन का पीडीएफ मिलता है आपको। तो ये सब बेनिफिट्स आप लोग ले सकते हैं। प्लान ए आपका ₹499 का है, प्लान बी ₹199 का है। तो जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8292857381। इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म रिस्क इन बिजनेस रेफर्स टू। तो पहला है कि चांस ऑफ लूजिंग बिजनेस, दूसरा है चांस ऑफ मेकिंग लॉसेस, तीसरा है अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपेक्टेड इवेंट लीडिंग टू लॉस और गेन, और चौथा है थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। तो दोस्तों, रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब है कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी है, जो कि एक्सपेक्टेड इवेंट से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है, जिसके कारण क्या है कि आपको लॉस इवेंट हो सकता है, लॉस और गेन का, उसे हम लोग कहते हैं रिस्क। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हेजिंग में रिड्यूस एजेंसी कॉस्ट बिकॉज। तो हेजिंग जो है वो एजेंसी कॉस्ट को घटा सकता है, क्यों? पहला, सम ऑफ द अनसर्टेनिटी अबाउट अ मैनेजर्स लाइफ टाइम इनकम हैज़ बिन डाइवर्सिफाइड अवे। द शेयर होल्डर विल ऑलवेज प्रेफर वोलेटाइल प्रोजेक्ट्स while the debt holder will prefer non-volatile one. Risk averse employee will demand a risk premium from a firm that is more likely to be in financial distress. Customer will think twice about purchasing goods from a company that may not be able to offer long-term customer service. A reduction in the variability of the firm cash flow may reduce the likelihood for conflict between debt holder and the shareholder. तो बताइए, हेजिंग जो है आपका एजेंसी कॉस्ट कैसे घटा सकता है? तो उसके लिए करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो शेयर होल्डर है वो हमेशा प्रीफर करेगा वोलेटाइल प्रोजेक्ट को, लेकिन डेब्ट होल्डर प्रीफर करेगा नॉन वोलेटाइल को। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल रिस्क एक अनसर्टेनिटी होता है जिसका इफेक्ट क्या होता है? पहला, एडवर्स मार्केट रिपोर्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा एडवर्स वेरिएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉसेस, तीसरा एडवर्स मूवमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक, चौथा ऑल द अबव। तो दोस्तों, फाइनेंशियल रिस्क का इफेक्ट ये होता है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का एडवर्स वेरिएशन होता है या आउटराइट लॉस का एडवर्स वेरिएशन होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डाउनसाइड रिस्क इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क एज इट इंटीग्रेट डैश एंड डैश विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ऑप्शन ए है सेंसिटिविटी वोलेटिलिटी, ऑप्शन बी है वीआर वोलेटिलिटी, ऑप्शन सी है वीआर सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों, डाउनसाइड रिस्क जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है रिस्क का, ठीक है, क्योंकि ये 2 चीज़ को इंटीग्रेट करता है। और वो 2 चीज़ क्या है? एक है हमारा सेंसिटिविटी और दूसरा है हमारा वोलेटिलिटी। तो ये सेंसिटिविटी और वोलेटिलिटी को इंटीग्रेट करता है अनसर्टेनिटी के एडवर्स इफेक्ट से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजर कौन सा है रिस्क का, जो कि सेंसिटिविटी और वोलेटिलिटी को इंटीग्रेट करता है अनसर्टेनिटी के एडवर्स इम्पैक्ट से, और सबसे ज़्यादा रिलाइड होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में, ताकि आप रिस्क फैक्टर को मेजर और आइडेंटिफाई कर सकें। ऑप्शन ए है डाउनसाइड पोटेंशियल, ऑप्शन बी है अपसाइड पोटेंशियल, ऑप्शन सी है सेड साइड पोटेंशियल, ऑप्शन डी है लो साइड पोटेंशियल। तो दोस्तों, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेजर जो होता है हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों डाउन साइड पोटेंशियल। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि डाउनसाइड रिस्क क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है रिस्क का, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है सेंसिटिविटी और वोलेटिलिटी को विद एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। दूसरा कह रहा है कि मोस्ट रिलायबल मॉडल है। तीसरा कह रहा है कि डाउनसाइड पोटेंशियल केवल पॉसिबल लॉस को कैप्चर करता है, प्रॉफिट पोटेंशियल को इग्नोर करता है, और चौथा कह रहा है कि सभी सही हैं। तो दोस्तों, इसमें सभी ऑप्शन सही है हमारे। ये चारों के चारों ये तीनों के तीनों जो है डाउनसाइड पोटेंशियल की क्या है दोस्तों? ये तीनों के तीनों डाउनसाइड पोटेंशियल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि रिस्क मैटेरियलाइज होता है जब अर्निंग डेविएट होता है एडवर्सली।
तो डाउन साइड पोटेंशियल इज पहला, इट ओनली कैप्चर लॉसेस इग्नोरिंग प्रॉफिट पोटेंशियल, बिल्कुल सही। इट इंडिकेट सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी विद एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसेट, ये भी सही। ए ओनली बोथ ऑफ एबव। दोस्तों इसमें क्या सही है, बोथ ऑफ एबव सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्रिएट अनसर्टेनिटी इन, ऑप्शन ए नेट कैश फ्लो, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यदि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में अनसर्टेनिटी होगा तो वो नेट कैश फ्लो में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है, और दोस्तों वो प्रॉफिट में भी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बेसिकली वेरिएशन इन बिजनेस परफॉर्मेंस रिजल्ट फ्रॉम, तो बिजनेस परफॉर्मेंस में जो वेरिएशन आता है वो किस कारण से आता है। पहला है अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद रिस्क एलिमेंट, दूसरा है अनसर्टेनिटी इन कैश आउटफ्लो, तीसरा है अनसर्टेनिटी इन कैश इनफ्लो, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों बिजनेस परफॉर्मेंस में जो वेरिएशन होता है उसके पीछे इन सभी ये तीनों कारण हैं, या तो आपका रिस्क एलिमेंट में अनसर्टेनिटी हो, या तो आपका कैश आउटफ्लो में अनसर्टेनिटी हो, यानी तो आपका कैश इनफ्लो में अनसर्टेनिटी हो। सो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं। पहला ऑप्शन अनसर्टेनिटी जो कि एडवर्स आउटकम में रिजल्ट करता है, दूसरा ऑप्शन एडवर्सिटी जो कि कनेक्शन होता है प्लान्ड ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशन में, तीसरा ऑप्शन जब एडवर्स सिचुएशन होता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों रिस्क को आप डिफाइन कैसे करते हैं, तो रिस्क बेसिकली अनसर्टेनिटी है जिसका जो कि एडवर्स आउटकम कॉज करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है जीरो रिस्क का क्या मतलब है कि कैश फ्लो में कोई वेरिएशन नहीं होगा और लो रिटर्न होगा एज कम्पेयर टू अदर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट, जीरो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो एंड जीरो रिटर्न एज कम्पेयर टू अदर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट। सी कह रहा है कि लो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो एंड लो रिटर्न, और चौथा कह रहा है डी नंबर कह रहा है कि नो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो एंड हाई रिटर्न। तो दोस्तों हाई रिटर्न तो होगा नहीं, और नो जीरो रिटर्न नहीं होता है दोस्तों। जीरो रिस्क का मतलब कि नेट कैश फ्लो में जीरो वेरिएशन होगा लेकिन रिटर्न आपका लो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा जीरो रिस्क का मतलब क्या है कि आपका नेट कैश फ्लो जीरो होगा, ठीक है, और रिटर्न आपका लो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है हायर रिस्क का मतलब क्या है। हायर वेरिएबिलिटी नेट कैश फ्लो विथ लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल, लोअर वेरिएबिलिटी नेट कैश फ्लो विथ लोअर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल, लोअर वेरिएबिलिटी नेट कैश फ्लो विथ हायर अपसाइड एंड डाउनसाइड पोटेंशियल, और हायर वेरिएबिलिटी नेट कैश फ्लो विथ हायर। तो दोस्तों हायर रिस्क का मतलब ये है कि आपका नेट कैश फ्लो में हायर वेरिएबिलिटी है विथ हायर अपसाइड एंड हायर डाउनसाइड पोटेंशियल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो रिस्क का क्या मतलब है। तो ऑब्वियस सी बात है लो रिस्क का मतलब क्या होगा कि आपका नेट कैश फ्लो में लोअर वेरिएबिलिटी है विथ लोअर अपसाइड एंड लोअर डाउनसाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो रिस्क इज नॉट हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, इनमें से कौन सा फीचर जीरो रिस्क का नहीं है। पहला देयर विल बी नो वेरिएशन इन कैश फ्लो, ये तो होता है दोस्तों। दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी हायर, ये गलत है दोस्तों, लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। मैं हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जीरो रिस्क वाले में क्या होता है कि आपको रिटर्न तो मिलेगा लेकिन वो कम रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आइटम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लो रिटर्न मिलेगा, आप पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लो रिटर्न मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस वुड बी लोअर व्हेन देयर इज, तो किसी भी बिजनेस का कैपिटल रिक्वायरमेंट लोअर होगा जब क्या हो। ऑप्शन ए नेट कैश फ्लो में लोअर वेरिएशन, ऑप्शन बी लोअर रिस्क, ऑप्शन सी लोअर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो दोस्तों किसी बिजनेस के कैपिटल रिक्वायरमेंट में कम रिक्वायरमेंट होगी कब, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। या तो आपका नेट कैश फ्लो लोअर कम वेरी करे, या रिस्क कम हो, या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी क्या हो कम हो, ठीक है। तो इन तीनों के तीनों केस में आपका क्या होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट का बिजनेस का जो होगा वो लोअर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिस्क मिटिगेशन के बराबर। पहला है रिस्क मिटिगेशन मेजर एम्स टू रिड्यूस डाउनसाइड वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लो, रिस्क मिटिगेशन। दूसरा कर रहा है दी डू नॉट रिड्यूस अपसाइड पोटेंशियल और प्रॉफिट पोटेंशियल साइमल्टेनियसली। सी कर रहा है कि जब काउंटर पार्टी इन एस्टैब्लिश एक्सचेंज काउंटर पार्टी रिस्क गेट रिड्यूस वेरी सब्सटेंशियली, और डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा करेक्ट नहीं है रिस्क मिटिगेशन के बारे में, तो दोस्तों रिस्क मिटिगेशन के बारे में ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, जो कह रहा है कि ये आपका अपसाइड पोटेंशियल और प्रॉफिट पोटेंशियल को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करता है। ये नहीं करता है दोस्तों, ये करता है, इसे समझ रहे हैं। तो रिस्क मिटिगेशन है वो अपसाइड पोटेंशियल को भी रिड्यूस करता है और प्रॉफिट पोटेंशियल को भी आपका मेंटेन रखता है, ठीक है, और डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को तो रिड्यूस करता ही करता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा नॉट करेक्ट है। Which of the following is statement is not correct? A large variation in net cash flow happen in the business with higher risk. कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेसर इन हाई रिस्क बिजनेस। तो अब ये बताइए दोस्तों कि यदि बिजनेस का हायर रिस्क होगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो हायर होगा, तो बी तो गलत है, ठीक है। फिर द प्रॉफिट पोटेंशियल वुड बी लोअर इन अ बिजनेस विद लोअर रिस्क, ये भी सही है। आप कम रिस्क वाला बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा, और लोअर द वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो लोअर द रिस्क, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है वो लेसर होता है हायर रिस्क में, ये गलत स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर द रिस्क हायर वुड बी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैपिटल रिक्वायरमेंट बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दिस। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा और उतना ही ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जीरो वेरिएशन इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन जीरो कूपन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट। तो जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट का मतलब है दोस्तों कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लार्ज वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो हैपन इन द बिजनेस विद हायर रिस्क, कैपिटल रिक्वायरमेंट विच बी लेसर इन हायर रिस्क बिजनेस। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों कि आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है हायर रिस्क बिजनेस में हायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिस्क प्रीमियम। ऑप्शन बी कर रहा है जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही कम रिस्क प्रीमियम। ऑप्शन सी कर रहा है जितना कम रिस्क उतना ही ज़्यादा रिस्क प्रीमियम। और ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? लोअर द रिस्क लोअर द रिस्क प्रीमियम, लोअर द रिस्क हायर द रिस्क प्रीमियम, हायर द रिस्क लोअर द रिस्क प्रीमियम, न लोअर द रिस्क लोअर रिस्क प्रीमियम। तो दोस्तों इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जितना कम रिस्क होगा उतना ही लोअर रिस्क प्रीमियम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। RAROC का फुल फॉर्म रिस्क एसोसिएटेड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, रेवेन्यू एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, रिस्क एसोसिएटेड रिवार्ड ऑन कैपिटल। तो RAROC का फुल फॉर्म है दोस्तों रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप RAROC को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बैंक को क्या कंसिडर करना होगा? रिटर्न, लोन, रिस्क बेस्ड कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो RAROC को कैलकुलेट करने के लिए बैंक को क्या कंसिडर करना है? तो बैंक को रिस्क बेस्ड कैपिटल को ही कंसिडर करना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द की फैक्टर दैट इज मोस्ट रिलायबल टूल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सबसे की फैक्टर मोस्ट रिलायबल टूल कौन सा है? पहला रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा RAROC यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, तीसरा रिस्क प्राइसिंग और चौथा नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा RAROC जो है सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। When return on business is worked out by netting the risk in business it is called। तो जब आप बिजनेस में रिटर्न को वर्कआउट करते हैं बाय नेटिंग द रिस्क इन बिजनेस को क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न नेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और लास्ट है रिस्क बेस्ड सिस्टम। दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, RAROC। What is risk adjusted return on investment? It is a process where a risk in the business or investment is netted against return from it। बिल्कुल सही बात। हायर द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल हायर इज द रिवार्ड फॉर इन्वेस्टर, ये भी सही है। द इन्वेस्टर वुड हैव मोर परफॉर्मेंस फॉर सच इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा RAROC होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर को परफॉर्मेंस अच्छा होगा और दोस्तों उतना ही ज़्यादा जो है कैपिटल उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर को रिवार्ड मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन क्या है रिस्क मैनेजमेंट का? पहला रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दूसरा रिस्क कॉस्ट को एस्टिमेट करना, तीसरा रिस्क को मेज़र करना, चौथा रिस्क के लेवल को कंट्रोल करना। तो सबसे क्रिटिकल फंक्शन क्या है रिस्क का? तो दोस्तों है कि आप रिस्क के लेवल को कंट्रोल करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो याद रखिएगा रिस्क के लेवल को कंट्रोल करना सबसे क्रिटिकल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है यूजुअली द रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन अ बैंक कंप्राइजेज ऑफ। तो किसी भी बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या क्या आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट टीम। ए का रहा है 2 to 4, बी का रहा है 2 to 4, 2 to 5, 1 to 4 और 1 to 5। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी बैंक का उसके अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे यानी ऑप्शन 1 आएगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड आएगा, सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी आएगा और रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप आएगा। ये ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट टीम नहीं आता है। तो 5 नंबर गलत है, इसीलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ब्रॉडली कंप्राइजेज द फॉलोइंग फंक्शन। तो रिस्क मैनेजमेंट में कौन सा फंक्शन होता है? तो दोस्तों सबसे पहले आप रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिस्क मेज़र करेंगे, फिर रिस्क को प्राइस करेंगे, रिस्क को मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे और रिस्क को मिटिगेट करेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें से कौन सा जो है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रोल नहीं है, ठीक है, किसी बैंक में? पहला सेटिंग अ प्रूडेंशियल लिमिट एंड पीरियडिकल रिव्यू, दूसरा इंश्योरिंग द रोबस्टनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क मॉडल, तीसरा टू इंश्योर एप्रोप्रिएट मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड मिक्स ऑफ इंक्रीमेंटल एसेट एंड लायबिलिटी, चौथा टू इंश्योर दैट द मार्केट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कन्फर्म टू द पॉलिसी। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू इंश्योर एप्रोप्रिएट मैच्योरिटी प्रोफाइल एंड मिक्स ऑफ इंक्रीमेंटल एसेट एंड लायबिलिटी। ये जो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे है दोस्तों
हु हैज़ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क ऑफ अ कंपनी। तो किसी कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दिया गया है। तो ऑप्शन ए कर रहा है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को, बी कर रहा है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी को, सी कर रहा है बोर्ड ऑफ ऑफिसर को, और डी कर रहा है आरबीआई को। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर द रिस्क बेस्ड रिटर्न ऑन कैपिटल डैश द अवार्ड टू द इन्वेस्टर एंड डैश प्रेफरेबल सच इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों दो ऑप्शन को फिलअप करना है। हायर, जितना ज़्यादा रिस्क बेस्ड रिटर्न ऑन कैपिटल होगा उतना ही ज़्यादा आपका हायर होगा अवार्ड टू द इन्वेस्टर, और उतना ही ज़्यादा प्रेफरेबल होगा वैसा इन्वेस्टमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन बैंक डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी भी बैंक के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या इंक्लूड नहीं करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड, रिस्क मिटिगेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो आता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड भी आता है, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप भी आता है, लेकिन मिटिगेशन कमेटी नहीं आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटिंग गाइडलाइंस फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो रिस्क मैनेजमेंट का गाइडलाइन को सेट करना और रिपोर्ट करना ये किसका जिम्मेवारी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड का है, रिस्क मिटिगेशन कमेटी का है, और रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप का है। तो दोस्तों ये जो गाइडलाइंस को सेट करना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रिस्क मिटिगेशन कमेटी का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द कैपिटल नीड ऑफ द बैंक। कि किसी बैंक का कैपिटल नीड को कौन डिटरमाइन करता है। एग्रीगेटेड डिपॉजिट, एग्रीगेटेड लोन, एग्रीगेटेड रिस्क, एग्रीगेटेड नॉन फंड बिजनेस। तो दोस्तों किसी भी बैंक का जो कैपिटल नीड होता है उसको डिसाइड कौन करता है, उसको डिसाइड करता है दोस्तों एग्रीगेटेड रिस्क। याद रखिएगा एग्रीगेटेड रिस्क डिटरमाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डेली वोलेटिलिटी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू एट रिस्क, सेंसिटिविटी, डाउनसाइड पोटेंशियल, वोलेटिलिटी ओवर टाइम हॉरिजन। तो दोस्तों आपका जो ये डेली वोलेटिलिटी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम है वो आपको कैलकुलेट करके बताता है वोलेटिलिटी ओवर अ टाइम हॉरिजन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश इनफ्लो इन ट्रेडिंग बिजनेस ट्रेड अनसर्टेनिटी इज ड्यू टू। तो किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस ट्रेड में जो कैश इनफ्लो अनसर्टेनिटी होता है वो किस कारण से होता है। ऑप्शन ए कर रहा है वेरिएशन इन सेल वॉल्यूम, दूसरा कर रहा है वेरिएशन इन यूनिट प्राइस रियलाइजेशन, तीसरा कर रहा है बोथ ऑफ द अबव, चौथा कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इन दोनों कारण से या तो सेल वॉल्यूम में वेरिएशन हो या तो यूनिट प्राइस रियलाइजेशन में वेरिएशन हो, इन दोनों कारण से आपका जो ट्रेडिंग बिजनेस अनसर्टेनिटी होता है उसमें कैश फ्लो अनसर्टेनिटी आता है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ क्रेडिट रिस्क और ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिस्क टू काउंटर पार्टी इज कॉल्ड। तो या जिस प्रोसेस से आप क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करते हैं और क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर करते हैं काउंटर पार्टी को, उसे क्या कहते हैं। पहला कर रहा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कर रहा है रिस्क क्वांटिफिकेशन, तीसरा कर रहा है रिस्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, और चौथा कर रहा है रिस्क मिटिगेशन। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम लोग रिस्क मिटिगेशन कहते हैं, जिससे आप क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं और उस रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं काउंटर पार्टी को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिस्क मिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी रिस्क मेजरमेंट में जिस पैरामीटर को यूज किया जाता है, जिससे हम लोग डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं किसी टारगेट वेरिएबल का, किसके कारण, तो किसी ये एक सिंगल मार्केट पैरामीटर है उसमें 1% चेंज आए उसके कारण, उसको क्या बोलते हैं। तो डाउनसाइड पोटेंशियल, वोलेटिलिटी, सेंसिटिविटी, मिटिगेशन। तो उसको हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अब हम लोग रिस्क मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ रिस्क मेजरमेंट के मेथड्स लिखे गए हैं। तो कौन सा मेजरमेंट है, कौन सा मेथड है जो कि टारगेट वेरिएबल के सेंसिटिविटी को कंबाइन करता है विद स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग पैरामीटर, ठीक है, लाइक अर्निंग और मार्केट वैल्यू। तो ऑप्शन ए करा है सेंसिटिविटी, दूसरा करा है वोलेटिलिटी, तीसरा करा है डाउनसाइड पोटेंशियल, और चौथा करा है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारा एक जो कंबाइन करता है वो है वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी क्या करता है, सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट वेरिएबल को कंबाइन करता है स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग पैरामीटर से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीएआर किससे एसोसिएटेड है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट और रिस्क मिटिगेशन। तो वीएआर बेसिकली एक रिस्क मेजरमेंट टेक्निक है, वैल्यू एट रिस्क। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसिटिविटी कैप्चर डेविएशन ऑफ मार्केट प्राइस ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ अ डैश मार्केट पैरामीटर। तो सेंसिटिविटी जो है मार्केट प्राइस के डेविएशन को कैप्चर करता है किसके मूवमेंट के कारण, तो किसी भी सिंगल मार्केट पैरामीटर के मूवमेंट के कारण। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाउनसाइड पोटेंशियल हैज फॉलोइंग टू कंपोनेंट। डाउनसाइड पोटेंशियल का दो कंपोनेंट कौन कौन सा है। पहला है सेंसिटिविटी एंड पोटेंशियल लॉसेस, दूसरा है वोलेटिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, तीसरा है पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, चौथा है सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी। तो डाउनसाइड पोटेंशियल का जो दो कंपोनेंट है दोस्तों वो है कौन सा है, वो है पोटेंशियल लॉसेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन जो है डायरेक्ट मेजर है किसी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना कम ड्यूरेशन होगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है उस एसेट और लायबिलिटी का प्राइस, जितना लार्जर ड्यूरेशन होगा उतना ही कम सेंसिटिव है। तो आप बताइए दोस्तों ड्यूरेशन से क्या मतलब है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों जितना लार्जर ड्यूरेशन होगा उतना ही ज़्यादा उस एसेट और लायबिलिटी का प्राइस सेंसिटिव होगा।
तो ये कौन मेजर करता है? ये मेजर करता है ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो आप रिस्क को क्वांटिटेटिवली मेजर करना चाह रहे हैं तो आप किस कैटेगरी में, कितने कैटेगरी में उसे कैटेगराइज कर सकते हैं? पहला है बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी एंड बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, दूसरा है बेस्ड ऑन डाउनसाइड पोटेंशियल एंड बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी ओनली, तीसरा है बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी एंड बेस्ड ऑन डाउनसाइड पोटेंशियल ओनली, और चौथा है बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी बेस्ड ऑन डाउनसाइड पोटेंशियल एंड बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सेंसिटिविटी भी होगा, डाउनसाइड पोटेंशियल भी होगा और वोलेटिलिटी भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि मार्केट प्राइस, यदि मान लीजिए कोई पोर्टफोलियो है उसका मार्केट वैल्यू चेंज हो रहा है 2 लाख रुपए से और 2% इंक्रीज हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो सेंसिटिविटी क्या होगा? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इस 2 लाख का 2% निकाल लीजिए, ठीक है, और उसका क्या कीजिए आप, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, उसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा कितना, 1 लाख, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट गैप जो होता है वो सेंसिटिविटी होता है इंटरेस्ट रेट मार्जिन ऑफ द ट्रेडिंग बुक, बैंकिंग बुक, एएलएम बुक, मर्चेंट बुक। तो किस बुक के इंटरेस्ट रेट मार्जिन का ये सेंसिटिविटी होता है इंटरेस्ट रेट गैप? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका बैंकिंग बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलेटिलिटी विल बी डैश इफ टाइम हॉरिजन इज मोर। यदि टाइम हॉरिजन ज़्यादा होगा तो वोलेटिलिटी भी आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि डब्ल्यू में डायरेक्टली रिलेशनशिप है। यदि मान लीजिए किसी स्टॉक का डेली वोलेटिलिटी है 1%, तो 16 डे वोलेटिलिटी कितना होगा? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि आपको पता है वोलेटिलिटी ऑफ टाइम हॉरिजन इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेज। तो यहाँ पे डेली वोलेटिलिटी कितना है, 1% है, और कितना 16 डेज है, तो अंडर रूट 16 कितना हो जाएगा, 4। तो 1 इंटू 4% होगा। विद वोलेटिलिटी इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट डैश ऑफ द टारगेट वेरिएबल विद रीजनेबल एक्यूरेसी। तो वोलेटिलिटी के साथ आप क्या टारगेट वेरिएबल का क्या एस्टिमेट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ? अपसाइड पोटेंशियल, डाउनसाइड पोटेंशियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो वोलेटिलिटी के साथ दोस्तों आप दोनों अपसाइड पोटेंशियल भी और डाउनसाइड पोटेंशियल भी एस्टिमेट कर सकते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक एंड सोल्स ऑप्शन प्राइजिंग फार्मूला यूज टू कैलकुलेट। तो ब्लैक एंड सोल्स का जो ऑप्शन प्राइजिंग फार्मूला है उसे आप क्या कैलकुलेट करते हैं? सेंसिटिविटी, इम्प्लिसिट वोलेटिलिटी, अपसाइड पोटेंशियल, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका इम्प्लिसिट वोलेटिलिटी। तो इम्प्लिसिट वोलेटिलिटी आप लोग ब्लैक एंड सोल के ऑप्शन प्राइजिंग फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यदि अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखे हुए हैं तो इनमें से कौन सा बॉन्ड का सबसे कम प्राइस वोलेटिलिटी होगा? ऑप्शन ए कर रहा है 5 ईयर 0% कूपन बॉन्ड, ऑप्शन बी कर रहा है 5 ईयर 12% कूपन बॉन्ड, ऑप्शन सी कर रहा है 5 ईयर 14% कूपन बॉन्ड, ऑप्शन डी कर रहा है 5 ईयर 10% कूपन बॉन्ड, ऑप्शन ई कर रहा है कैन नॉट टेल फ्रॉम इन्फॉर्मेशन गिवन। तो दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है कि जो ड्यूरेशन होता है हमारा, और ड्यूरेशन और प्राइस वोलेटिलिटी आपस में रिलेटेड होता है, वो लोअर होता है जब हमारा कूपन रेट हायर होता है। अब बताइए कूपन रेट सबसे ज़्यादा हायर किस में है? सी में है, इसीलिए वो हमारा क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है, प्राइस वोलेटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं VAR किससे रिलेटेड है? सेंसिटिविटी से, वोलेटिलिटी से, डाउनसाइड पोटेंशियल से या ड्यूरेशन से? तो VAR रिलेटेड है दोस्तों आपका डाउनसाइड पोटेंशियल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक केस स्टडी है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक प्राइस और मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइस ऑफ ABC लिमिटेड फॉर 12 मंथ। तो देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि मीन प्राइस बताना है। तो मीन प्राइस निकाल सकते हैं ना, सभी को जोड़ दीजिए और 12 से भाग दे दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा 53.17। आपसे इसमें पूछेगा बताइए कि वेरिएंस कितना है। तो वेरिएंस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए, उसका ये कर लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें 97,974.15। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे वोलेटिलिटी पूछा गया है। वोलेटिलिटी